नमस्कार बालकों, जर्नल एंट्री के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं आगे के 3 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। और साथ में इससे रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपको साथ में बताता रहूंगा, जिससे आपको आगे के क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना हो। बस बच्चे, मेरे से आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ये इतना इनफ नहीं है कि आपकी जर्नल एंट्री को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो बेटा, आपके टीएस अग्रवाल में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, मैं कहूंगा आप उनकी भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है उसके अंदर, जिससे आपकी जर्नल एंट्री और इंप्रूव्ड हो और आगे जाके आपको कोई भी जर्नल एंट्री के अंदर समस्या ना आए। तो आओ बेटा जरा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से जर्नल एंट्री के, जो कि टीएस अग्रवाल 2026-27 की बुक से है। और ये टॉपिक किस चीज के ऊपर है? ये टॉपिक देखोगे बेटा तो ये टॉपिक है आपका ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। आप चलिए ठीक है, बात करते हैं। देखो बेटा, आपने बात पढ़ी होगी जब भी हम कोई एंट्री करते हैं गुड्स के लिए, क्योंकि अभी तक हमने इस पर डिस्कस नहीं किया। अगर गुड्स की बात करोगे तो बेटा गुड्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेज वर्ड यूज करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, गुड्स हो या फिर स्टॉक हो, इनमें से कोई सा भी हो। वैसे तो मैंने बता रखा है ये वर्ड, गुड्स हो या स्टॉक हो, अगर बेटा आप इसे खरीदते हो तो आप इनके लिए वर्ड ना परचेज ही यूज करना। परचेज वर्ड का मतलब है कि आपने गुड्स ही परचेज किया है। और अगर आपने सेल किया है, बेचा है, तो इसके लिए वर्ड आपको सेल ही यूज करना है। मतलब कि आपको यहां गुड्स और स्टॉक नहीं लिखना है, आपको गुड्स की जगह परचेस और खरीदने पर परचेस और बेचने पर सेल वर्ड यूज करना है। यही एज ए सिंबल यूज करना है आपको। अगर आपकी स्टॉक बढ़ रही है तो मैं परचेस को डेबिट कर दिया करूंगा, और अगर आपकी परचेस घट रही है तो मैं इसे क्रेडिट कर दिया करूंगा। ठीक है ना? अगर वैसी सेल आपकी बढ़ रही है तो ये क्रेडिट होगा, और सेल आपकी घट रही होगी तो ये आपका डेबिट होगा, क्योंकि ये एज ए रेवेन्यू या फिर इनकम ट्रीट किया जाता है और इसे एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। बाकी हम अपने रूल यूज करेंगे मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। एसेट और एक्सपेंसेस के सेम रूल होते हैं। अगर ये दोनों बढ़ते हैं तो इसे डेबिट करो, अगर घटते हैं तो इसे क्रेडिट करो। और LIC, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, इसका रूल था कि ये बढ़ते हैं तो आपने इसे क्रेडिट करना है, और ये घटते हैं तो आपने इसे डेबिट करना है। बस ये बात आप कहीं से छोटा सा एक फर्रा बनाकर रख लो अपने सामने, और आप पहचानने की कोशिश करो कि एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होती है, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अगर ये 5 बातें आपको अच्छे से समझ में आती है ना, तो देयर इज नो इशू, आपके साथ डेबिट क्रेडिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आओ जरा करते हैं क्वेश्चन। अब पहले फॉर्मेट क्रिएट करते हैं इसका। आपके लिए छोटी सी बात है, फॉर्मेट के बाद मिलता हूं आपसे। ओके, लो बेटा, आपका फॉर्मेट आपके सामने प्रेजेंट है। आओ जरा करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि गुड टेकन बाय द प्रोप्राइटर, ऑनर ने गुड्स ले लिया अपने पर्सनल यूज के लिए। अब बेटा गुड्स ले लोगे तो आपके परचेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो परचेस कम हो जाएंगे तो बेटा देखो, परचेस एक्सपेंस होता है। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट करते हैं। अब बात है कि गुड्स कौन लेके चला गया, और मतलब कि ऑनर लेके चला गया, तो एक खर्चा बढ़ गया, एक खर्चा घट गया। क्योंकि आपको पता है ड्राइंग भी क्या होता है, एक प्रकार का एक्सपेंस होता है। अब ड्राइंग बढ़े तो डेबिट करते हैं, और परचेस भी एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, ये घटे तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो आओ जरा इसको एंट्री करते हैं। एंट्री क्या है आपकी? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसी चुटकियों में निकल जाएंगे क्वेश्चन। ये जरा एक बार इसको रेस कर देते हैं। हम लोग व्हाइट वाले से कर रहे थे तो व्हाइट वाले से करते हैं। 2026 क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 1, लो अप्रैल 1 क्या बोलता है? गुड टेकन बाय द प्रोप्राइटर। तो ड्राइंग होगा बेटा, ये लो, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि आपका एसेट यानी आपका स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक कम हो गया तो परचेज, बीइंग गुड्स टेकन बाय, एंड वो लिख दो नरेशन, बीइंग गुड्स टेकन बाय ऑनर या प्रोप्राइटर, बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज के लिए उन्होंने क्या ले लिया है? आपका गुड्स ले लिया। कितने का गुड्स था बेटा? 1000 रुपए का गुड्स था। तो एक आपका एक्सपेंस बढ़ रहा था, तो एक एक्सपेंस आपका कम हो रहा था, तो जो बढ़ गया उसको डेबिट करेंगे, और जो कम हो गया उसे हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारी पहली ट्रांजेक्शन होगी। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, बात करें गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, तो सैंपल क्या होती है? एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है बेटा। आप चाहो तो सैंपल लिख दो, चाहे तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दो, आपकी मर्जी है। जब एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तारीख क्या है? अप्रैल 2। देखो जी, अप्रैल 2 की बात कर रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कह रहा हूं, एडवर्टीजमेंट
ये एडवर्टीजमेंट में एस गलत लगा दिया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू। अब देखो एडवर्टीजमेंट करना एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, एक खर्चा बढ़ रहा है तो इससे आपका एक स्टॉक कम हो गया, मतलब गुड्स कम हो गए तो परचेज कम हो गया आपका, तो इससे आप क्या लिखोगे, टू परचेज अकाउंट। ये लो, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल, ये लो आप लिख दो बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल। एज अ सैंपल हमने इसे क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि हम कमा सके, हमारे गुड्स की क्वालिटी लोग पहचान कर सके, इसीलिए। तो कितने का बेचा आपने, सैंपल कितने का दिया है, 500 रुपए का, तो यहां डाल दो आप, और 500 रुपए का यहां डाल दो। अब बात करते हैं क्या, उसके बाद आगे की एंट्री क्या बोलता है, ये दूसरा हो गया अप्रैल 3। अप्रैल 3 को आपने गुड डोनेट कर दिया। बेटा डोनेशन कह लो या चैरिटी कह लो, जो कहना कह लो आप, ये आपने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करी है, एक खर्चा है, आपने किसी को दान दक्षिणा कर दिया है, तो आप डोनेशन भी लिख सकते हो वहां पर, और आप लिख सकते हो चैरिटी भी। तो मैं कहूंगा जो बुक में यूज किया हो, डोनेट किया तो डोनेशन लिख दो, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आपका इससे गुड्स कम हो रहा है तो आप परचेज, जब भी गुड्स कम हो जाए किसी खर्चे की वजह से, तो आप ये लिख देना, ठीक है ना। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, अब ये क्या है, 300 रुपए का डोनेशन किया आपने, तो यहां पर 300 रुपए आप डेबिट साइड डाल दो और 300 रुपए आप क्रेडिट साइड डाल दो। बीइंग गुड्स डोनेटेड, ये लो आपने गुड्स डोनेट किया, डोनेटेड लिख दो आप इसमें। छोटा सा क्वेश्चन था, अप्रैल 3 हो गया आपका यहां पर। अगला बेटा टिम्बर यूज किया है, टिम्बर का मतलब क्या होता है, लकड़ी, वुड होता है, वुड। टिम्बर यूज फॉर ऑफिस फर्नीचर, आपने ऑफिस फर्नीचर के लिए, और एज्यूम दैट के फर्म इज ए टिम्बर मर्चेंट, ये कहना चाहता है कि हम मान के चलो कि हमारा काम ही लकड़ियों का है, हम लकड़ियों से लोगों को, जैसे कि लकड़ियों का बेड, टेबल, चेयर, ये सब बना बना के बेचते हैं। अब हमने अपने लिए बनवा लिया, अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर बनवा लिया, तो देखो हमारा एक तरह से ये क्या है, स्टॉक है। ये एक तरह से जो आपका टिम्बर है वो बेटा स्टॉक है, स्टॉक का मतलब गुड्स है ये। अब गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज, तो फर्नीचर एसेट होता है हमारे लिए, तो हमारे लिए तो एसेट एक तरह से है कि हमारा फर्नीचर बनके तैयार हो गया। तो ऑफिस फर्नीचर एसेट बढ़े तो डेबिट करते हैं। तारीख कितनी दे रखी है, अप्रैल 4, आओ अप्रैल 4, आप क्या लिखोगे, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि आपका गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, परचेज अकाउंट। बीइंग गुड्स यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ये लो जी। तो आपने कितने का गुड्स यूज कर लिया ऑफिस फर्नीचर बनाने के लिए, 5000 का, 5000 का, तो 5000 आप यहां पे डाल दो इसको, और 5000 पे यहां डाल दो, ये लो खत्म। उसके बाद अप्रैल 4 के बाद क्या आता है, अप्रैल 5, आप गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग लगने से आपके स्टॉक जल गए, स्टॉक कम हो गया होगा आपका, बर्बाद हो गया, तो डिस्ट्रॉय बाय फायर क्या, एक प्रकार का नुकसान है, तो इसे लॉस बाय फायर कहते हैं हम लोग। कितने की एंट्री है, 3500 की, लो जी। तो अप्रैल 5 की एंट्री देखना, अप्रैल 5 की क्या बोलोगे इसे, लॉस बाय फायर, इसके लिए आप वर्ड यूज करो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, आपका इससे गुड्स कम हो गया तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ये लो लॉस्ट बाय फायर, आग जलने से आपका गुड्स बर्बाद हो गया, ये लो जी। कितने का लॉस हुआ है आपका फायर से, तो सर ये हुआ है 3500 का, तो लो बेटा 3500 यहां पे लिख लो आप, और 3500 आप यहां पे लिख लो, ये लो जी, कहानी खत्म। अप्रैल 5 के बाद क्या आता है, अप्रैल 6 आता है आपका गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट। लॉस्ट इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि रास्ते में कुछ हुआ है नुकसान, जब सामान को लेकर आ रहे थे तो उस समय कुछ नुकसान हुआ है, तो ट्रांजिट का मतलब रास्ते में हुआ है नुकसान। कितने का नुकसान हो गया गुड्स का, तो सर 2000 का नुकसान हो गया। आओ जरा लिखते हैं, अप्रैल 6 लिखोगे लॉस्ट इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये लो
बीइंग गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट। ये लो जी, तो ये आपका रास्ते में ही क्या हो गया, लॉस हो गया कितने का। अब गुड लॉस्ट इन ट्रांजिट कितने का हुआ, 2000 का नुकसान हो गया आपको, तो 2000 का नुकसान आप यहां डाल दो और 2000 का नुकसान आप यहां डाल दो। बेटा मैं इसकी थोड़ी सी ना बेसिक बात बताना भूल गया था कि इसके जर्नल एंट्री होते कैसे हैं। तो मैं ना एक काम करूंगा, तो क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को मैंने, इसके अंदर ना मैं अटैच कर दूंगा जो है ना टॉपिक, इससे कि क्या क्या टॉपिक होता है, इससे ऊपर ही अटैच कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो आप उसको देख लेना, ठीक है ना। आओ जी, तो ये मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। आओ बेटा आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारा टारगेट था क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, पता नहीं यहाँ पे मेरे को तो विजिबल नहीं हो रहा, रिलेटिंग टू फिक्स एसेट से ही। अब आपके ट्रांजेक्शन जो है वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है। तो आओ जरा इसके थोड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जर्नल एंट्री तो मैंने बना दिया है, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। बाकी मैं अपनी बुक अपने दूसरे टैबलेट में निकाल लेता हूं कि क्वेश्चन क्या क्या है, इसका कॉन्सेप्ट निकाल लेता हूं। वेयर इज द कॉन्सेप्ट, ये रहा। ये आपका जो रिलेटेड वाला टॉपिक है। देखो आओ जरा बात करते हैं, छोटी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बातें समझ में आए। देखो ये आपका जो ट्रांजैक्शन है वो किससे रिलेटेड है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट लाइक एग्जांपल के लिए जैसे मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, ठीक है ना, एटसेट्रा, जो भी है, ये स्पेलिंग देख लेना, फर्नीचर हो गया। तो बेटा करना क्या होता है इसके अंदर, आओ जरा इसको देखते हैं। एक मिनट मुझे बेटा क्वेश्चन निकाल लेने दो। ये रहा, ये तो बेचने की एंट्री है, इंस्टॉलेशन की हो गई, ठीक है, दो ही दी हुई है, कोई बात नहीं। लो देखो होता क्या है इसके अंदर, अगर मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं तो बेटा आपने एक मशीन खरीदी, आपने क्या करी, एक मशीन परचेज करी, न्यूली मशीन परचेज करी है आपने। देखो जब भी आप जब न्यू मशीन परचेज करते हो तो नया मशीन परचेज करते में ऐसा होता है कि मान लो आपने 1 लाख की मशीन परचेज करी है, ये लो 1 लाख लिख दिया मैंने, 1 लाख की मशीन परचेज करी। आपको क्या लगता है उसे कंधे पर रखकर लेकर आओगे आप मशीन को, नहीं ला सकते। आपको पता है इसको लाने जाने का भाड़ा लगता है, खर्चा लगता है, तो आप उसको फ्रेट बोल सकते हो, FRIEGST, या इसको कैरिज बोल सकते हो, कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड। तो ये खर्चे हैं कुछ आने जाने के। अब इसके खर्चे, रिक्शा का खर्चा है, अब रिक्शा पे तो नहीं लेकर आओगे, ऑटो कार जो भी होगा, तो आपको मान लो कि इसका लाने जाने का खर्चा 5000 रुपये पड़ गया। तो बेटा ये मशीन की ही कॉस्ट कही जाती है। जब मशीन को खरीदते समय अगर आपको कोई एक्सपेंस पड़ रहा है तो ये मशीन की कॉस्ट कही जाएगी, और यहां पे मशीन की लागत पूरी की पूरी 1,05,000 रुपए है। तो आप इसको जोड़ देना और इसको मशीनरी अकाउंट लिख देना। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, तारीख बदल दिया है, तो कोई बात नहीं, न्यूली मशीन के ऊपर खर्चा किया तो इसे हम फ्रेट और कार्टेज नहीं लिखेंगे। देखो इसकी तो एंट्री आपके सिंपल से होगी, मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होगा। जब मशीनरी बढ़ती है, मशीनें बढ़ती है तो मशीनों को डेबिट करते हैं, और कैश में चला गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे। लेकिन अगर आपको ये कार्टेज बोल रहा है कि आपको अगले दिन खर्चा, मतलब कि लेकर आने में, आपने तो ऑर्डर दे दिया, पैसा पेमेंट कर दी, इसको लेकर आए तो आपको पेमेंट करनी पड़ी अपनी शॉप पे, शॉप कह रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, तो बेटा ये भी मशीनरी की ही कॉस्ट है। आप इसके अंदर भी मशीनरी को ही डेबिट करोगे, ना कि ये वर्ड यूज करोगे फ्रेट या कार्टेज। कार्टेज भी बोलते हैं, ये लो जो भी बोले। तो ये सारे के सारे खर्चे इसके अंदर मशीनरी में ही काउंट होते हैं जब भी आप न्यूली मशीन परचेस करोगे। अब ऐसी बात नहीं है कि न्यूली वर्ड बोल रहा हूं तो न्यूली ही होगा, आपने किसी और से खरीद लिया, सेकेंड हैंड गुड्स खरीद लिया, सेकेंड हैंड गुड्स कह रहा हूं मैं, सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस कर ली। अब सेकेंड हैंड मशीनरी कितने की ली आपने, 80,000 की, और साथ में प्लस में आपने इस पे क्या करवा दिया है, रिपेयर्स करवा दिए। अब रिपेयर करवा दिए 20,000 के, तो आपको कुल कितने का पड़ गया, 1 लाख का। सर इससे बढ़िया नया ना खरीद लेता, बेटा वो तो 1 लाख रुपए मैंने लिख दिया है, ऐसी हो सकता है कि वो और महंगा आता हो, ठीक है ना। 1 लाख रुपए का आपने क्या किया, सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा और ये रिपेयर। तो बेटा चाहे ये सेकेंड हैंड गुड्स हो, चाहे आपके लिए तो नया है, ये आपके लिए क्या है, ये नया है। तो नया है तो आपने तो लिखना यही है, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब ये रिपेयर बेसिक से कराया, रिपेयर नहीं लिखना आपको, वो मशीनरी के अंदर ही जाएगा आपका टू कैश अकाउंट। मशीन एसेट होता है तो बढ़ता है क्योंकि डेबिट होगा फिर, और कैश भी आपका एसेट है तो घट रहा है तो क्रेडिट होगा आपका। तो आप यहां पर पूरे 1 लाख रुपए लिखोगे, ना कि आपने 80,000 लिखना है, रिपेयर का खर्चा इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग मशीन है, कोई आपके पहले से ही एग्जिस्टिंग मशीन है,
और एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर आपने क्या करवाया है, रिपेयर करवाया है, 8,000 रुपए का रिपेयर करवा दिया। तो बेटा आपने मशीन खरीदने के लिए रिपेयर नहीं करवाया, या आपकी मशीन में कोई दिक्कत आ गई उसको रिपेयर, तो अब हम उसे क्या मानेंगे, एक्सपेंस। और अब आपको क्या लिखना है, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना। अब लिख सकते हो आप, एग्जिस्टिंग मशीन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं से भी हिंट लगे कि एग्जिस्टिंग मशीन की बात हो रही है तो बेटा आप मशीन अकाउंट में मत डालना, उसे रिपेयर अकाउंट में ही डालना, वो खर्चा है। रिपेयर क्या होता है, एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस बढ़े तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये बात आपको पहले से पता है, ठीक है ना। ये थी कहानी आपकी। तो मशीन, अब एक मशीन का खर्चा और आता है, मशीन को लगवाने का, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिव। इंस्टॉल का मतलब क्या होता है भैया, जहां मशीन लगेगा वहां पे सेट तो होगा ना, उसको नट बोल्ट से कसेंगे, उसको स्टार्ट करने का प्रोसीजर जो भी हो। इंस्टॉलेशन का मतलब पूरा चलाने तक की बात हो रही है कि उसको चलाने तक का खर्चा आ गया, तो बेटा वो भी मशीन की लागत है। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, नया मशीन खरीदा है और नई मशीन खरीदने की आपकी कॉस्ट आई है, तो नया मशीन लगवाने की जो लागत आती है वो भी मशीन की कॉस्ट मानी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, जब भी मशीन खरीदते समय, उसको लगवाते समय जो भी खर्चा आएगा वो सारा मशीन का ही एक्सपेंस कहलाएगा, तो आपको मशीन अकाउंट ही डेबिट करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको कुछ दिनों बाद आपके मशीन में दिक्कत आ गई है और आप उसे रिपेयर करवा रहे हो, तो वो मशीन के खर्चे नहीं है, वो रिपेयर का खर्चा है, फिर आपको रिपेयर डेबिट करना है। तो वही कहानी है यहाँ पर, ठीक है ना। आओ जरा क्वेश्चंस करते हैं। अब हम यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है, अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको मैंने सारी बातें समझा दी है। देखो, अप्रैल 1, 2026 पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन है। आपकी पहले से एक मशीन पड़ी हुई है, उस पर रिपेयर करवा रहे हो आप, तो ये मशीन खरीदने का खर्चा नहीं है, खरीदने के बाद रिपेयर नहीं करवाए, ये आपको चलाते चलाते आपका रिपेयर का खर्चा आ गया, तो ये एक्सपेंस नेचर का है, ये आपसे होता रहेगा खर्चा। ये लो 2026 अप्रैल 1 रिपेयर अकाउंट डेबिट, आपको रिपेयर ही लिखना है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड रिपेयरिंग चार्जेस। ये लो, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। ये लो, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप क्वेश्चन में से बातों को लिख सकते हो। तो आपने कितने का पेमेंट कर दिया रिपेयरिंग चार्जेस की बात करें तो आपने 1,000 रुपए का रिपेयरिंग चार्जेस पे कर दिया, तो 1,000 रुपए आप यहां डाल दो और 1,000 रुपए आप यहां डाल दो। ये लो जी, रिपेयर का एक्सपेंस हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, परचेस अ न्यू मशीनरी, आपने नया मशीन खरीदा है, कितने का, 42,500 का। ये लो, अप्रैल 2 की बात हो रही है, तो नया मशीन खरीदोगे तो ये एसेट है, तो एसेट होता है तो बढ़ता है, तो उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कैश आपका भी एसेट है, ये घट रहा है तो इसे क्रेडिट करेंगे। बीइंग न्यू मशीन इज परचेज, बीइंग अ मशीन परचेज, तो आपने क्या किया है, एक मशीन खरीदी है। कितने की मशीन ली है आपने, सर हमने लिए 42,500 की। लो जी 42,500, ये लो आपकी एंट्री हो गई। ये लो, अप्रैल 2 के बाद क्या आती है, अप्रैल 2 के बाद पेड फ्रेट एंड चार्ज ऑन परचेस मशीनरी। बेटा आपने क्या लिखा है, मशीनरी खरीदने के ऊपर अपने फ्रेट एक कैरेज दिया हुआ है, तो खरीदने पे दिया है, मशीन खरीदने पे दिया है, यानी मशीन की लागत है ये, तो इसमें मशीन ही डेबिट करना है आपको। ये फ्रेट और कैरेज वर्ड नहीं यूज करना है। फ्रेट और कैरेज तब यूज करना जब आपको गुड्स के लिए दिया हो, नया मशीन खरीदने के लिए दिया हो, तो आपको यही वर्ड यूज करना, मशीन ही। तो अप्रैल 3 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग फ्रेट एंड कैरीज पेड ऑन परचेज्ड मशीनरी। ये लो जी, आपने एक खरीदी हुई मशीनरी के ऊपर क्या दिया था, ये पेमेंट करी थी, तो मशीनरी की कॉस्ट मानी जाएगी, क्योंकि नई मशीन का खर्चा तो मशीन में ऐड होता है। एंड कितना अमाउंट है, 2500। तो आओ बेटा 2500 से एंट्री करते हैं, 2500। ये लो जी 25। ओके, अगला क्या है आपका, तीसरा एंट्री हो गया, पे इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन परचेस मशीनरी। आपने कोई मशीनरी नई खरीदी, उसको लगवाने का, उसको सेट करवाने का खर्चा ये, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी आपकी मशीन की लागत मानी जाती है,
तो आप इसे मशीन में ही डाल दो। 5,000 रुपए है, अप्रैल 4, अप्रैल 4, तो आप इसको भी किस में डालोगे? मशीन के खर्चे में। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंस्टॉलेशन चार्ज पेड ऑन परचेज मशीनरी। ये लो, आपको इंस्टॉलेशन चार्ज कितना पड़ा है? 5,000 रुपए का, तो आप इसे 5,000 यहां पर डाल दो। ये लो जी, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अगला लाइन क्या आता है? ये खत्म हो गया आपका। परचेज द सेकेंड हैंड मशीन। आपने सेकेंड हैंड मशीन, देखो आपके लिए तो नया है, बेशक से सेकेंड हैंड बोला गया, आपने दूसरे, आपके लिए तो मशीन ही नया ही है, तो क्या होगा? 18,000 की मशीन खरीदी, आपके लिए तो पहली बार है, तो आप इसे मशीन ही लिखोगे। 18,000 की मशीन खरीदी आपने अप्रैल 5 को। आओ जी, अप्रैल 5 क्या लिखोगे आप? सेकेंड हैंड नहीं लिखोगे, आपके लिए तो मशीनरी ही है, आपके लिए तो एसेट आया है, एसेट बढ़ गया। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बाकी आप नरेशन में लिख दो कि बीइंग अ सेकेंड हैंड मशीन परचेज, बीइंग अ सेकेंड हैंड मशीन इज परचेज्ड। ये लो, 18,000 का आपने लिया है, तो 18,000 डेबिट साइड में और 18,000 क्रेडिट साइड में, ठीक है ना? एंट्री होगी आपकी अप्रैल 3 की। उसके बाद आगे क्या बोलता है? ये 5 के बाद 6, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द अबव, यानी ऊपर वाले की बात हो रही है, ऊपर वाले के मशीन पे। यानी अब देखो, आपने तो मशीन खरीदी है, अब मशीन सेकेंड हैंड खरीदी है तो रिपेयर तो करवाना पड़ेगा आपको, तो ये मशीन का ही खर्चा माना जाएगा, अलग से आपको रिपेयर चार्जेस नहीं मानना है, क्योंकि आपने न्यूली मशीन परचेज किया है, आपके लिए तो न्यूली है, तो न्यूली मशीन परचेज किया तो आपका सेकेंड हैंड गुड्स पे जो मशीन पे खर्चा किया वो 2,500 रुपए रिपेयर, वो मशीन का ही माना जाएगा। तो आप 2,500 जो लिखोगे अप्रैल 6, रिपेयर नहीं लिखोगे आप मशीन ही लिखोगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखोगे, बीइंग रिपेयर चार्जेस पेड ऑन अबव मशीन। लो, तो ये आपके अकाउंट्स क्या हो गए? क्लोज हो गए। कितने का लिया था आपने? 2,500 का रिपेयर करवाया ना, 2,500 रिपेयर में डाल दो आप, तो एक तरह से वो आपके खर्चे माने जाएंगे 2,500। ये लो, आई होप कि आपको समझ में आ गया। बस आप अकाउंट्स को क्लोज कर देना बेटा। ऊपर वाले को पता नहीं, मेरे को याद नहीं है क्लोज किया कि नहीं किया मैंने, तो इसे क्लोज कर देना। 2 लाइन खींच के क्लोज करे जाते हैं। लो, तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। हमने 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर, ओ 8 नहीं था, 9 था। 8 तो पहले हो गया, हमने 9th भी कर लिया। आओ अगला टॉपिक देते हैं, ये मैंने आपका बेसिक बताया था। आओ अगला टॉपिक क्या कह रहा है? अगला है एक लाइन, पेमेंट ऑन अकाउंट एंड पेमेंट इन सेटलमेंट। 2 वर्ड यूज किए हुए। देखो बेटा, पेमेंट ऑन अकाउंट और पेमेंट इन सेटलमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं पेमेंट ऑन अकाउंट की बात करूं तो आपने, जैसे मान लो 10,000 रुपए का आपका ड्यू अमाउंट बनता है, पेमेंट करना कितना बनता है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आपके ड्यू अमाउंट बनते हैं। तो पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या है कि आपने सिर्फ कुछ हिस्सा पे कर दिया, कुछ हिस्सा पे कर दिया और कुछ हिस्सा क्या कर दिया? आपने छोड़ दिया, बाद में पे करोगे। क्या करोगे? बाद में पे करोगे। अभी पे करना बाकी है, पूरी पेमेंट नहीं हुई है। पेमेंट ऑन अकाउंट का मतलब अभी पेमेंट बाकी है, जितना हो सका आपकी हिम्मत हुई आपने पे कर दिया। पेमेंट इन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? अगर वर्ड सेटलमेंट में लिखा 10,000 है तो उसको बोला आपने कि भाई साहब मैं 8,000 पे दूंगा, बाकी सबका सब पेमेंट में नहीं करूंगा। सेटलमेंट का मतलब, तो आपने अगर कह दिया चलो ठीक है जी मत करना, वैसे तो मैंने बहुत बड़ा अमाउंट लिख दिया, तो ये जो अमाउंट है ये डिस्काउंट की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सेम लिया है। ये पेमेंट अकाउंट बोल रहा है, ऑन अकाउंट बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो ऑन अकाउंट ही मानते हैं हम इसे। सेटलमेंट वर्ड बोले, सेटलमेंट वर्ड अगर बोल देता है तो हम क्या मान के चलते हैं कि भैया ये डिस्काउंट है। सेटलमेंट वर्ड बोल दे तो इसका मतलब हम मान गए कि कोई बात नहीं, 18,000 हमने ले लिया, 2,000 उसको क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया, तो ये डिस्काउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन इसको डिस्काउंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, ये हम पैसा मानेंगे कि ये बाद में लाकर देगा, हम सिर्फ मानेंगे कि इतना ही पैसा आया है हमारे पास, बाकी एंट्री नहीं करेंगे, हम इंतजार करेंगे 2,000 रुपए आने का। लेकिन इसमें इंतजार नहीं करेंगे क्योंकि हमने मान बोल दिया कि भैया आप एडजस्ट कर लो, इतने में ही हम दूंगा, मैं मेरी डिस्काउंट दे दो मुझे, तो हम इसको डिस्काउंट दे देंगे। आओ जरा क्वेश्चन करते हैं, और सवाल में कुछ ना बोले तो हम पेमेंट ऑन अकाउंट को एज्यूम करेंगे, और बोल देगा क्वेश्चन में तो हम बात उसी को माननी है। तो आओ जरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा फॉर्मेट पहले से रेडी है।
क्वेश्चन में क्या बोलता है, जर्नल एंट्री करनी है आपको, रिसीव्ड 5,850 फ्रॉम द मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सेटलमेंट वर्ड यूज कर दिया, 6,000 रुपए। सेटलमेंट का मतलब है कि 6,000 के बदले में वो सिर्फ इतना रुपए दे रहा है, बाकी सब पैसा वो क्या कह रहा है कि भैया डिस्काउंट दे दो। आओ जरा इसकी एंट्री करते हैं। तो पैसा आया है हमारे पास, एंट्री कब की है, ऐसे तारीख नहीं लिखी बेटा तो तुम भी तारीख मत लिखो, पहला पॉइंट डाल दो, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर तारीख लिखी तो तुम भी तारीख लिख देना। ओके, तो आपको रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद आपने इसे डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। देखो जी, मुकेश से मिलना कितना था, मुकेश से मिलना था 6,000 रुपए, लेकिन उसने दिया कितना, 5,850 रुपए। यही दिया ना, मैंने ज्यादा लिख दिया लगता है, 5,000 8,000 कितना लिख दिया, 5,850 रुपए। कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 150 रुपए लग रहा है, 8 1 9 10, 150 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये लो, तो उसके अकाउंट सेटल कर दिया गया है, सेटल, खत्म। अब एंट्री हमें नहीं करनी इसकी, ये खत्म हो चुका है, पूरी पेमेंट मान लिया हमने। अगला लाइन क्या बोलता है, सेकंड ट्रांजेक्शन क्या बोलता है आपका, रिसीव 5850 गौरव ऑन अकाउंट, पेमेंट ऑन अकाउंट है, ये पेमेंट ऑन अकाउंट है। तो इसका मतलब है कि ये 6,000 में से इतना दे रहा है, 150 रुपए बाद के देगा, 150 रुपए बाद मेरे पे दिख जाएगा। हाँ, तो इसको डिस्काउंट नहीं मानेंगे। एंट्री ऑन अकाउंट बोला गया है तो इसका मतलब हम इसे डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन था, गौरव, गौरव अकाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम गौरव ऑन हिज अकाउंट, ऑन, ये लो, तो उसके गौरव के अकाउंट से मिल रहा है, इसका मतलब जितना बनता है उससे वो दे रहा है, बाकी पैसा बाद में, 150 रुपए बाद में देगा। 5,850 रुपए की एंट्री कर दो आप, 5850, ये लो जी। ओके, आगे बात करते हैं तीसरे ट्रांजेक्शन की, थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, रिसीव्ड 60% फ्रॉम हरि हु ओ 6,000 रुपए। अब इसका मतलब क्या है कि 60% मिल रहा है। जब सवाल में कुछ ना बोले तो हम क्या मानते हैं कि भैया 60% दे रहा है, बाकी 40% बाद में देगा, ऑन हिज अकाउंट मान के चल रहे हैं हम इसके, ठीक है ना, पेमेंट ऑन हिज अकाउंट। तो रिसीव हुआ, पैसा मिला हमें, आओ जरा एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। तो कितने रुपए दे रहा है वो, एक तरह से 60%। 60% 6,000 का कितना होता है, इसका निकाल दो, 6,000 का 60% कितना हो जाएगा, ये लो 3,600, तो 36 दे रहा है, बाकी बाद में देगा। तो हम इतना मान के चल रहे कितना पैसा देकर आज देकर जा रहा है, 3,600 रुपए, 3,600 रुपए। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी ऑन हिज अकाउंट, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हैरी ऑन हिज अकाउंट, ये लो, इसका मतलब उसका पेमेंट अभी बाकी क्लोज नहीं हुआ है। इस लाइन का मतलब ये भी होता है बेटा कि अभी इसका खाता क्लोज ही हुआ है, नॉट क्लोज हिज अकाउंट, अभी इसका अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। लेकिन इस लाइन का मतलब है कि अकाउंट क्लोज हो गया, अकाउंट क्लोज, खत्म, अकाउंट बंद हो गया इसका। अब ये पैसा नहीं देगा, अभी इसका बाकी है, खुला हुआ अकाउंट है, हाँ जी, ऑन हिज अकाउंट। उसके बाद तीसरे के बाद क्या आती है एंट्री, तीन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथी एंट्री क्या है, पेड 2880 टू मोहन इन सेटलमेंट हिज अकाउंट। अब सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट दे दो इसे, लो जी, कितने का, 100। पेड, हमने पे किया है बेटा, हमने पे किया है, हमने पे किया तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। हमने कहा इतना रख लो भैया, इससे ज्यादा नहीं देंगे, हमसे भी लेते हो आप। ओके, तो चौथी ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है, आप जरा देखते हैं। चौथी ट्रांजेक्शन, आपको कैश मिला है, ओहो आपने कैश दिया है, मोहन को ही दिया है ना, आप जरा देखते कौन है, मोहन है। मोहन से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, बीइंग
कैश पेड टू मोहन इन सेटलमेंट हिज अकाउंट। ये लो, उसके अकाउंट को पूरा सेटल करके हमने पेमेंट कर दिया। मोहन को देना कितना था हमें? 6,000 रुपए, पर हमने उसे दिया कितना? अरे 6,000 नहीं है, 3,000 रुपए है, गलत लिख दिया मैंने। ये लो 3,000 रुपए, उसे दिया कितना? 2,880 रुपए। कितना कम पड़ रहा है? 120 में हो जाएगा, 0 8 2 10 8 1 9, तो वो भी 10 हो जाएगा, 3,000। ये लो जी, तो ये होगी चौथी एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमने फिर से पे किया है 2882 ब्रिज ऑन हिज अकाउंट। अब ऑन हिज अकाउंट का मतलब है कि इसने भी मेरे से 120 रुपए लेगा, ये मेरा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ऑन हिज अकाउंट का मतलब पांचवी एंट्री देखो, तो हमने किसको दिया था? ब्रिज को, ब्रिज अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ओहो, ये तो ऑन हिज अकाउंट था ना, तो ये डिस्काउंट क्यों लिख रहा हूं मैं? ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके, ये बार बार सेटलमेंट में चला जा रहा है। तो कितना रुपए? 2880। अभी वो डिस्काउंट हमें दिया ही नहीं, उसने दे देता तो अच्छी बात कहता। बीइंग कैश पेड टू ब्रिज ऑन हिज अकाउंट। ये लो, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया बेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पेमेंट ऑन हिज अकाउंट और पेमेंट इन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी ऐसे लाइन बोले कि पेमेंट ऑन हिज अकाउंट और पेमेंट इन सेटलमेंट हिज अकाउंट, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि इसका अकाउंट अभी क्लोज नहीं हुआ है और इसका अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो बेटा हमने 3 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था। आई होप कि आपने लिख लिया होगा सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। हमने 3 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था और कोशिश करी थी कि कंसेप्ट भी आपको साथ में समझा दे। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूंगा। तो अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ आऊंगा मैं आपको। तो आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद बच्चों।